हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक अपन ने पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया था, है ना। अब थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जो आपने एप्लीकेशन सीखा है उसका आपको जो आपने इंटीग्रेशन सीखा है उसका आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए। आपके सिलेबस में जो आपका मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है उसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन के बाद एक छोटी सिंपल प्रॉब्लम आपकी एप्लीकेशन की है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, और आपकी जो सिलेबस है उसमें ही लिखा हुआ है कि सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको ज्योमेट्री पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए अपन को पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड आपको कॉनिक सेक्शन का थोड़ा सा कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा, और फिर आपको एरिया अंडर द कर्व समझाऊंगा। और किस प्रकार से आपके सिलेबस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, वो भी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है आपकी, उसमें 5-5 अंक में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले कैसे, ज्योमेट्री से, ठीक है। तो जब भी आप ज्योमेट्री, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन आपने पढ़ा नहीं है, ये अपन पढ़ेंगे जब आपकी सिलेबस में कॉनिक सेक्शन भी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा नहीं तो मैं थोड़ा सा ज्ञान आपको दे दूं। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाई एक्सिस कहलाती है। तो जब भी आप इसमें ऐसे देखते हैं तो एक्स वाई के दो मान होते हैं, ठीक है, कि एक्स पे 0 है, वाई पे 2 है, एक्स पे 2 है, वाई पे 4 है, ठीक है ना। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। इस पे जो वैल्यू होती है इस पे दोनों वैल्यू, एक्स वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना, और यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट आपको बताने का था कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट, ये आपके उसमें यूज होगा, आपके किसमें, कॉनिक उसमें एरिया अंडर द कर्व में। अब देखिए, एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये माइनस एक्स एक्सिस होती है आपकी, और ये माइनस की वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। यदि मान लो x की वैल्यू a दी गई है, ठीक है, जो लिमिट है वो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b दिया गया है, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है आपको। इस पे x की वैल्यू, x बराबर क्या दिया गया a, और x के बराबर दिया गया b, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपको निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, ये कहलाता है एरिया अंडर द कर्व। तो अब आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे वो देख लीजिए जरा, ठीक है। जैसे ये है आपका, ये पूरा आपने बता लिया कि एरिया, उन्होंने कहा कि एरिया एक कर्व है जो x के इक्वल टू a और b की जा रहा है, तो इसको आप कैसे निकलोगे, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो एरिया बराबर होगा आपका, एरिया बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से है, a से b, एफ एक्स, फंक्शन x का रहेगा तो dx, सॉरी फंक्शन y का रहेगा, फंक्शन जो रहेगा वो y का रहेगा, एफ एक्स डी एफ। फंक्शन आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो फंक्शन रहेगा और ये dx उसी के रिस्पेक्ट में आएगा। यदि x एक्सिस पे है तो x में रहेगा, और यदि y एक्सिस पे है तो y में रहेगा, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे एरिया को, ठीक है ना, एरिया को आप इस प्रकार से लिखोगे। अब यही अपन दूसरे उसमें बात कर लेते हैं, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए और अच्छे से समझा देता हूं मैं। यदि आपका
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई कर्व है, एक्स एक्सिस पे एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया होगा इंटीग्रेशन ए से बी, क्योंकि ए से बी की लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स एक्स के फॉर्म में होगा यदि एक्स एक्सिस पे है, और यदि यही चीज आपको वाई एक्सिस पे मिलती है, वाई बराबर ए और वाई बराबर बी पे, तो आपका एरिया जो होगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वाई डी वाई। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है और इनको अपन सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो कर्व है वो आपके एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है और वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, आपको ये दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कोई भी कर्व, ठीक है, कोई भी कर्व हो सकता है, ये कर्व, ये कर्व। अब ये कर्व होते कितने प्रकार के, ये अपन को देखना है, ठीक है। नॉर्मल कॉनिक सेक्शन वाला है ना, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन में बिल्कुल डिटेल से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जितना आपको समझना है उतना आप समझ लीजिए। फर्स्ट है सर्कल। सर्कल, सर्कल की आपको इक्वेशन हमेशा पता होनी चाहिए, क्या होती है, एच एक्स स्क्वायर प्लस थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो 0 0 होते हैं, यदि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एच और के है, ठीक है। यदि सर्कल के बिंदु क्या है, एच और के है, तो इक्वेशन ये होगी। अब यदि मानते हैं कि यदि इसके ये क्या है, 0 0 है, क्या है, 0 0, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको याद रखना, ए क्या होती है, रेडियस होती है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। किस प्रकार से इसका यूज होगा मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बस पहले आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की, ठीक है। ये तो हो गया आपका सर्कल। अब पैराबोला की बात कर लेते हैं, जिसको आप हिंदी में परवलय बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोनों उसमें बता दूंगा मैं, परवलय, ठीक है। ठीक है ना, एक होता है ये वाला परवलय, और एक होता है ये वाला परवलय, ठीक। अब ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। 4ax जो ये डिस्टेंस होती है, ये होती है 4ax। जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या कहलाता है ये, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये होती है, और इस प्रकार का यदि मिले तो इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax। मैंने आपको बताया था इस साइड होगा तो x क्या होगा, पॉजिटिव, इस साइड होगा तो x क्या होगा, नेगेटिव। तो ऐसा अगर पैराबोला बनता है तो उसकी इक्वेशन ये होती है, ऐसा अगर पैराबोला बनता है तो उसकी इक्वेशन होती है। अभी सिर्फ मैं आपको इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, कॉनिक सेक्शन में मैं आपको सारी चीजें इसकी डिटेल में समझाऊंगा, क्या इसका नाभि होती है, क्या इसकी दीर्घवृत्त होता है, क्या, मैं सब आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये हो गया एक्स एक्सिस का। इसी प्रकार से बनता है वाई एक्सिस का परवलय, ठीक है। ये होगा ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिलेगी, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन परवलय की इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आया हुआ है और आप लोग छोड़ के आ गए होंगे, ठीक है। तो ये परवलय है जो इस प्रकार से आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरा परवलय की कहानी है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाने के लिए, इक्वेशन समझाने के लिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है। डिटेल में अपन
जो आपका कॉनिक सेक्शन है उसमें अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त, ठीक, दीर्घवृत्त में देखिए ये आपका दीर्घवृत्त कहलाता है एक्स एक्सिस का, ये आपका वाई एक्सिस का। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जो वो होगा ए जीरो, यहां पे जीरो बी, ठीक है, यहां पे माइनस ए जीरो, यहां पे जीरो माइनस बी, ठीक है ना। और इस केंद्र की होती है हमेशा जीरो जीरो। इसी प्रकार से ये होगा ए जीरो जीरो बी, ये माइनस ए जीरो और जीरो माइनस बी, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है वो जो इंपॉर्टेंट है, क्या होगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए। अब दो कंडीशन होती हैं, ये होता है इसमें ए बड़ा होगा बी से, ठीक है, और इसमें बी बड़ा होगा ए से, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद माइनस होता है, मैं इसको चेक कर लूंगा फिर बाद में अगले वीडियो में बता लूंगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स, ठीक है, इलिप्स बोलते हैं। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपको इक्वेशन याद रखना है, ठीक है ना। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इतनी ही आपको एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि आपके उसमें सिंपल प्रॉब्लम है तो अपन सिंपल प्रॉब्लम डील करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये लफ्ज बता दी। एक इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, चूंकि मैंने ये इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में, ठीक है। काय में अंडर रूट में इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, हालांकि ये सॉल्व करके आता है, लेकिन आपको जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखना है इसकी, ठीक। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको बकायदा सॉल्व किया जाता है तब जाके ये निकल के आता है, क्योंकि अब एरिया अंडर द कर्व में डायरेक्ट इसका रहेगा, तो आपको ये इंटीग्रेशन याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो 2 पेज इसी में खप जाएंगे, तो आपको उसको ऐसा नहीं करना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर दिस, ठीक है ना। तो ये आपको जो एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आपको नेसेसिटी रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी है। एक बार मैं फिर बोलता हूं, आपको डीपली उसमें नहीं जाना है, आपको सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना, और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, फिर अपन उसकी भी चर्चा करेंगे जो आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। अब देखें, फाइंड द एरिया, इंग्लिश में लिख रहे हैं, एरिया रीजन बाउंडेड, मैं हिंदी में समझा दूंगा, बाय द कर्व, ठीक है। कर्व इंपॉर्टेंट है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4, द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। सब कुछ आपको इसमें दे दिया गया है। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन पहुंचाना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन को समझा दूं मैं पहले आपको। तो कह रहा है एक वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक कर्व है जिसमें एरिया निकालना है आपको, जिसकी लिमिट x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 है, वो x एक्सिस के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको डायग्राम बनाना। ठीक है, डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे, मैंने आपको कर्व बताया, ये कर्व किस प्रकार का होता है, ये कर्व होता है ऐसा वाला, ये बताया था ना वाई स्क्वायर बराबर 4x वाला। आप कहोगे सर आप 4x कहां है, हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा, वाई स्क्वायर बराबर x, तो यही वाला होगा। ये इसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि ये इसकी डिस्टेंस कितनी है ना, तो ये इसकी डिस्टेंस अपन मान लेते हैं इतनी ही है। 4ax नहीं हुआ, आपको कहीं पे भी 4ax नहीं मिलेगा, आपको इसी प्रकार से फॉर्मेट में मिलेंगे, तो आपको इस प्रकार से एरिया निकालना है। अब x एक्सिस पे x बराबर 1 यहां होगा और x बराबर 4 यहां कहीं होगा। तो इसको यदि इस प्रकार करें और इसको इस प्रकार से करें तो ये एरिया निकल के आया। ठीक है, तो ये एरिया आपको निकालना है। तो मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था, यदि x एक्सिस पे है तो एरिया क्या होगा, एरिया बाउंडेड रीजन इंटीग्रेशन लिमिट, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ax। तो फंक्शन काय में होना चाहिए, x में। ठीक है, फंक्शन किस में रहेगा, x में। तो y बराबर क्या है, वाई स्क्वायर बराबर सॉरी फंक्शन क्या है fx में रहेगा dx। अब x में निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, x में यदि निकालोगे y बराबर क्या हो जाएगा, अब y बराबर क्या दिया गया आपको, वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया गया x, तो y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x, तो अंडर रूट x dx। ठीक है ना, तो देखिए एरिया, अब इसका अपन को इंटीग्रेशन आता है, x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 dx। अब जब x की पावर 1/2 x, अरे यार, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट क्या रहेगी आपकी 1 to 4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, अब मैं थोड़ा सा यहां लिख लूं ताकि उधर लिख सकूं। x की पावर ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, लिमिट क्या रहेगी 1 to 4। ठीक है, इसको और आगे ऐसा लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट 1 to 4। अब लिमिट रखेंगे अपन। ठीक है, मैंने लिमिट रखना आपको सिखाया है। देखिए 2/3 को बाहर ले लेते हैं अपन। ठीक, 2/3 को क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब देखिए x की पावर क्या है, पहले लिमिट रखेगी 4 की पावर 3/2 माइनस 1 आएगा 1 की पावर 3/2। ठीक, तो 2/3 x की पावर हो जाएगा क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1 की जितनी पावर तो वो तो कट जाएगी, ये से ये कट जाएगा। ठीक, 2/3 ये 2 की पावर 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन 3 इक्वल टू 14 अपॉन 3, ये आपका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से आपको एरिया अंडर द कर्व के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ना, जो आपको आना चाहिए। देखिए अब अपन थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। देखिए उसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कर्व को पहचानना। कर्व मैंने आपको बता दिए हैं, कर्व जो रहेंगे, कर्व आपको इधर से पहचान जाना है, उस प्रकार का कर्व बना लेना है। अब आपको x डायरेक्शन में है कि y डायरेक्शन में है, ये आपको पता चल जाएगा किससे, जो आपको वैल्यू दी गई है। यदि y बराबर दिया होता तो मतलब y पे वैल्यू होती, पर कर्व आपको दूसरा दिया रहता। ठीक है, तो y वाला कर्व भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कर्व पहचानना है, कर्व पे आपको बनाना है, उस पर एरिया बाउंडेड करना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
फिर जब आप ये आ गया तो आपको एरिया पता है कि इस प्रकार का एरिया आएगा, तो एफ एक्स में वो आएगा और डीएक्स रहेगा, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स में वैल्यू निकाल ली अपन ने, है ना। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, वाई डी एक्स। ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल के आपने रूट एक्स, कहां से आई वाई की वैल्यू, क्योंकि आपको ये कर्व दिया था, वाई की वैल्यू यहां पे आ जाएगी रूट एक्स, वाई बराबर रूट एक्स रखा आंसर। फिर उसको आपने नॉर्मल इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया है वो इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया और ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जब बिल्कुल ज्यादा कठिन नहीं हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। मैं आपको एक इलिप्स का क्वेश्चन भी कराऊंगा, उस इलिप्स के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको, वैसे आपकी उसमें इलिप्स के वाले क्वेश्चन है नहीं है, तो ज्यादातर है, मैंने आपको एक आइडिया बस दे दिया है, आएगा तो आपके सॉल्व करते बन जाएगा। ठीक है, तो एक वाई वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो चले देखें। अब सीधी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक, y इज इक्वल टू दिया है आपको 2 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका यदि आप डायग्राम बनाओगे तो आपको कर्व को पहचानना है। कर्व, कर्व कौन सा वाला है, ये वाला कर्व है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला, है कि नहीं है, वही कर्व है। ठीक है, अब y इक्वल टू 2 यहां कहीं होगा, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 यहां कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब वो कह रहा है y पे एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, लेकिन इसमें वो उसने, यदि उसने ये बोला है कि इन द y एक्सिस, इन सॉरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो आपको यहां पे ये जो डायग्राम है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यदि उसने बोला है y तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बनाना पड़ेगा। इन द y एक्सिस इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जैसे आपके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, इन द x एक्सिस ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, लिखा था इन द y एक्सिस इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो सिर्फ अपन ये वाला एरिया लेते हैं। यदि वो ये नहीं बोलता कि इन द y एक्सिस सेकेंड कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं बोला उसने, तो फिर अपन को ये पूरा एरिया लेना पड़ता। समझ गए, है ना। तो उसमें ये बोला है इन द y एक्सिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो अपन को सिर्फ इतना एरिया लेना पड़ेगा। ठीक, वो वाला क्वेश्चन में भी आपको बता दूंगा, वो क्वेश्चन आपके उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो अब जब एरिया अंडर द कर्व लिखेंगे, एरिया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है, 2 to 4x dy। ठीक है, मैंने आपको बताया था y एक्सिस पे होगा तो फंक्शन किस में होगा, आपका dy में, है ना। तो यहां पे लिखेंगे, देखिए यहां पे है x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4y, तो 4 की वैल्यू तो आपको पता है कि 2 होती है, y की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो एरिया इक्वल टू निकालोगे आप 2 to 4, 2 ये आ जाएगा, रूट y ये रहेगा और dy। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसका आएगा y 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 to 4। तो यदि आप इसको और लिखेंगे आगे, ठीक है, मैं उधर ले जाऊंगा इसको ये हो जाएगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये 4/3, इसको बाहर निकाल लेंगे और y इक्वल टू 3/2, 2 की पावर 4, तो इसको लिखोगे 4/3 y सॉरी, अपर लिमिट क्या है, 4 है ना,
अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 4/3, यहाँ पूरा वो आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे 2 की पावर 3/2। ठीक है, 4/3, इसको 2 से 2 कट जाएंगे तो 8 बचेगा, है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है आपको, यदि ये ऐसा लिख दो आप √2 की पावर कैसा 2 इंटू 3/2, है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। 4/3, यहाँ पे बचेगा 8, √2 का क्यूब, बाई 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई है। 4/3, इसको आप 8 ही लिखोगे, इसको आप ऐसा √3/2 √2 3 बार लिख सकते हो। इसको हो जाएगा ये 4/3 8 √2 का हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब हो तो गुणा कर दो आप इसका, 4 8 32/3, यहाँ पे गुणा होगा 8 √2/3। ठीक है, इसको आंसर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मुद्दे की बात यहाँ पे आई है अपनी, आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए। कर्व पहचानना, कर्व किस बाउंड्री रीजन में है और किस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सिंपल पैराबोला इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन आएंगी तो सर्कल की इक्वेशन आपके बन जाएगी, मैंने सर्कल का पढ़ा दिया है आपको। सिंपल प्रॉब्लम आपके पैराबोला वाली आती है, ज्यादा कठिन प्रॉब्लम आपकी आती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ सॉल्व करने वाली दिक्कत नहीं है। दीर्घवृत्त का आपसे पूछा नहीं जाता, मैंने सिर्फ आपको दीर्घवृत्त वाली इक्वेशन बता दी है। अगर पूछा जाएगा तो अगर फिर कभी मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम लिखी हुई है। एरिया अंडर द कर्व ओनली सिंपल प्रॉब्लम, वो डिप्लोमा के हिसाब से लिखी गई। देखिए आपका ये मैथमेटिक्स 2 का पेपर है, 2024 का पेपर है ना। 2024 में आपका ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं आपको वो सॉल्व करा देता हूं, फिर उसके बाद अपन वीडियो को एंड करते हैं। देखिए y² बराबर x, ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। निम्न वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न वक्रों से, हिंदी में थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। निम्न वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। आपने सबसे पहले कर्व की पहचान की, कर्व आपने देख लिया, कौन सा कर्व है, y² बराबर x वाला। कौन सा कर्व, यहां लिखोगे आप y² x। ठीक, अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो यहां रहेगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 कहां रहेगा, यहां रहेगा। ठीक है, अब एरिया कौन सा आएगा आपका, आपका एरिया जो होगा वो होगा ये वाला, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं बोला कि एक्स एक्सिस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में का एरिया जाती है, उसने बोला है निम्न वक्र से परिबद्धित क्षेत्रफल, तो उसने x बराबर 1 से ये बराबर 1 वाला पूछा है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया वो क्या होगा 2, एक एरिया ये, एक एरिया ये, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 लिमिट क्या है 0 to 1, एरिया क्या है आपका y dx। ठीक, इतना आपने लिख लिया, इतना तो आपने यदि डायग्राम बस बना दिया उसी के नंबर आपको मिल जाएंगे, तो पूरा डायग्राम से खेल होना है। ठीक है, जब आपने अब इतना लिख लिया तो अब उस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। 0 to 1 y dx क्या होगा अंडर रूट x, क्योंकि y² बराबर क्या है x, तो y बराबर क्या निकलेगा अंडर रूट
एक्स, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, देखिए 0 to 1 एक्स की पावर 1/2 dx, इसको आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 0 to 1 एक्स की पावर 2, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1 2, ये हो जाएगा 2/3 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 3 ये बाहर आ जाएगा, है ना। और x की पावर 3/2, 0 to 1, इसको 4/3 लिखेंगे, इसको 1 की पावर 3/2 माइनस 0, जीरो की कितनी भी पावर लगा दो जीरो ही होता है, 4/3, 1 की पावर 1 माइनस 0, इसका गुणा होगा तो 4/3 आंसर आ जाएगा आपका। इतना सा क्वेश्चन आपका था, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम आपकी सिलेबस में है ना। और आपके क्वेश्चन में बिल्कुल डेफिनेटली है, आपको हर बार पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ये, है ना। क्योंकि सिलेबस कम है, इंटीग्रेशन का सिलेबस है थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और सिंपल प्रॉब्लम है, और क्योंकि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, हर बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व। अब इसी के आगे आपके सिलेबस में मेंशन है वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। तो किस कर्व के सरफेस एरिया से कौन सा वॉल्यूम बनता है, ठीक है, वो अपन को पढ़ाना है, ठीक है। वो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि अब ऐसा होने लगा है कि अब आपकी यूनिट वाइज नहीं आता, आपके टॉपिक वाइज आता है, और कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको इनके लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। छोटे छोटे से आपके पासिंग मार्क्स आते हैं, है ना। तो छोटे से टॉपिक है, थोड़ा सा समझने वाला काम है, आपकी सहूलियत के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं, है ना। आप इनको एक बार देख लेंगे और बाकायदा नोट्स बना लेंगे तो आपका आराम से मैथ्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब अगले वीडियो में अपन वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया पढ़ेंगे, वो भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। आज के लिए अपन इतना ही यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, यदि कोई और क्वेश्चन आपके उसमें है, दिमाग में है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे, तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू।